हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एमजी गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। हमने केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर शुरू किया था, विलियन वाला चैप्टर, जिसमें हमने विलियन के बारे में इंट्रोडक्शन प्राप्त किया था, परिभाषा उसकी, उसके प्रकार, ठीक है, द्रव, ठोस और गैसीय विलियनों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने किसी भी विलियन की सांद्रता के बारे में अध्ययन किया था और सांद्रता के मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, ठीक है। दो प्रकार, एक आयतन द्रव्यमान मात्रक और एक है भार भार मात्रक, यानी द्रव्यमान भार आयतन मात्रक और भार भार मात्रक। और हमने भार आयतन मात्रक के बारे में बात की थी, जिसके अंदर मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसके बारे में बात की थी, ठीक है। और एक चीज उसमें रह गई थी हमने, कि हमने नॉर्मलता पढ़ी थी, नॉर्मलता, और नॉर्मलता की परिभाषा हमने देखी थी। और उसमें नॉर्मलता का हमने फॉर्मूला देखा था। उसमें क्या था, W/E W, ऊपर 1000 और यहां पे क्या था, आयतन था, ठीक है, विलियन का आयतन। ये बात हमने देखी थी। मोलरता में क्या था, यहाँ पे MW था, और फॉर्मलता में क्या था, सूत्र भार था। यानी ये कौन सा भार है, तुल्यांकी भार है। कौन सा भार है, तुल्यांकी भार है। हमने बात की थी मोलिक्यूलर वेट की, यानी कि अणुभार या आणविक द्रव्यमान की बात करें, वो तो किसी भी अणु का जो फॉर्मूला होगा उससे अपन डिफाइन करेंगे। लेकिन जो फॉर्मूला वेट है, मैंने कहा था फॉर्मलता और मोलरता लगभग इक्वली है, एक समान माना जाता है। लेकिन कुछ अपवादों के लिए, है ना, मतलब कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो द्विलक के रूप में, त्रिलक के रूप में, बहुलक के रूप में होते हैं, तो उनका जो द्रव्यमान निकला जाएगा फिर वो मोलर द्रव्यमान नहीं होगा, क्योंकि मोलर द्रव्यमान तो एक ही सूत्र का होता है, एक अणु का होता है। और यहाँ फॉर्मल जो सूत्र भार है वो सूत्र भार होता है पूरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। मतलब कोई भी यौगिक है वो इस तरह की समस्या में रहेगा, द्विलक के रूप में रहता है तो हम द्विलक का यूज करते हैं, वहां इतना डिफरेंट है इसके अंदर। और तुल्यांकी भार क्या, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की, तो आज सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं, जिससे नॉर्मल तक क्लियर हो जाएगी। नॉर्मल तक की परिभाषा तो हमने पढ़ ली थी, फॉर्मूले की बात हमने कर ली थी, ठीक है। अब बात क्या करेंगे, इसमें जो तुल्यांकी भार आ रहा है, ये तुल्यांकी भार क्या चीज है, उसके बारे में पढ़ते ही नॉर्मल तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज अपन बात कर लेते हैं तुल्यांकी भार की। तो तुल्यांकी भार जो है वो ध्यान रखना है कि कोई भी विलियन है, उस विलियन में जो कुल भार है, ठीक है, कुल भार है, उस कुल भार में, ठीक है, या मैं बात कर दूं भार भाग, भार भाग, ये कुल भार भाग जो है, उस कुल भार भाग, ये कुल भार, इस कुल भार भाग का कितना भाग हाइड्रोजन के 1 ग्राम द्रव्यमान यानी 1 भार भाग, ऑक्सीजन का 8 भार भाग, और क्लोरीन का 35.5 भार भाग से क्रिया करता है, वो उसका तुल्यांकी भार कहलाएगा। मतलब विलियन का कुल जो भार है, उस कुल भार का कितना, कुल भार का कितना भार हाइड्रोजन के 1 भार भाग, या ऑक्सीजन के 8 भार भाग, या क्लोरीन के 35.5 भार भाग से क्रिया करता है, ठीक है। ये बात अब कि तुल्यांकी भार जो है, तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार क्या होगा कि कोई भी विलियन है, उस विलियन में तुल्यांकी भार, भार भागों की वह संख्या है, भार भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1 भार भाग से क्रिया करे, या ऑक्सीजन के 8 भार भाग से क्रिया करे, या क्लोरीन के 35.5 भाग से क्रिया करे, या फिर इन आयनों के इतने भाग को क्या कर दें, प्रतिस्थापित करें। या तो प्रतिस्थापित करेगी या फिर उससे क्रिया करे। किससे क्रिया करे या किसको प्रतिस्थापित करे, तो हाइड्रोजन के 1 भार भाग, ऑक्सीजन के 8 और क्लोरीन के 35.5 भाग। एग्जाम्पल CuO और एक मैंने दिया Cu2O, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका जो भार होता है वो 35.5 और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। तो मैंने क्या कहा,
ऑक्सीजन के 8 भार भागों से क्रिया करे या उसको प्रतिस्थापित करे। तो यहां देखो 8 कब होंगे, जब बट्टा 2 करोगे, यानी यहाँ पे बट्टा 2, यानी कितना आ गया 31.75। ये क्या है, इस Cu का तुल्यांकी भार होगा। क्या होगा, तुल्यांकी भार। इधर बात करें तो इसका तो वही 63.5 और इसका 16 हो रहा है, इंटू 2, क्योंकि Cu 2 है तो बट्टा 2 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसमें बट्टा 2 करोगे ये कट जाएगा, तो यही क्या है, Cu का तुल्यांकी भार होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर किया, उसी प्रकार हाइड्रोजन के लिए होगा, उसी प्रकार क्लोरीन के लिए भी होगा, ठीक है। अब देखो अलग अलग विलयनों के लिए तुल्यांकी भार किस प्रकार निकाला जाएगा, ठीक है। बात करें तुल्यांकी भार की किस किस के लिए, सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की, कि अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता है, सार का क्या होता है, लवण का क्या होता है, किसी भी लवण का तुल्यांकी भार निकालना, ऑक्सीकारक, अपचायक और परमाणु का, ठीक है। कोई भी परमाणु है उस परमाणु का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना इन सब का ही। क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल सरल है। अम्ल कब बनता है, जब H+ आयन त्यागे जाते हैं या प्रतिस्थापित किए जाते हैं, यानी यह आ जाएगा जो यौगिक दिया हुआ उस यौगिक का अणुभार बट्टा प्रतिस्थापित H+ की संख्या। क्लियर बात। इधर क्या आ जाएगा, अणुभार बट्टा प्रतिस्थापित OH- की संख्या। क्लियर। लवण में क्या आ जाएगा, अणुभार बट्टा, अब यहाँ पे प्रतिस्थापित कौन होगा, आयन होंगे, लवण में क्या होते हैं, आयनित होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित पॉजिटिव या नेगेटिव की संख्या, इन आयनों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ऑक्सीकरण में अणुभार बट्टा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑक्सीकारक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और अपचयक क्या करेगा, अणुभार बट्टा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसमें क्या हो जाएगा, अब परमाणु है तो परमाणु में अणु तो आएगा नहीं, तो परमाणु भार होगा, तो परमाणु भार बट्टा संयोजकता, ठीक है, ये आ जाएगी। तो ये अलग अलग अणुओं के लिए क्या आ जाएगा, EW, यानी तुल्यांकी भार का मान हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये अपना था वेट बाय वॉल्यूम मात्रक का। कौन सा था, वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि भार आयतन मात्रक। एक अब अपने पास है भार भार। इसमें क्या था कि जो आयतन दिया हुआ था उस आयतन में कितने ग्राम विलेय घुला हुआ है, विलयन में, विलयन के आयतन में, विलयन का क्या दिया हुआ है, आयतन, और उस आयतन में विलेय का कितना भार घुला हुआ है, उसे तो अपन क्या कहते हैं, वेट बाय वॉल्यूम मात्रक कहेंगे। और एक है वेट बाय वेट, जो भी अपन पढ़ेंगे, यानी कि भार भार मात्रक। तो भार भार का मतलब हो गया कि विलयन में, विलयन क्या होगा, भार में होगा, ठीक है। घोल किस में रहे, विलायक में घोलेंगे तो विलेय भी क्या है, भार है, विलायक भी क्या है, भार है, दोनों ही क्या होंगे, भार में दिए, यानी कि ग्राम में दिए हुए होंगे, ठीक है। ये है। अब देखो आगे इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या पढ़ना है। देखो इसमें किसकी बात कर रहे हैं, वेट बाय वेट मात्रक, यूनिट है वेट बाय वेट। तो इसकी बात करें तो इसमें मैंने क्या कहा, दोनों ही क्या होंगे, भार में। यहां पर बात किसकी करेंगे, भार में, यानी कि जो विलेय हैं वो क्या है, भार में है, विलयन भी क्या है, भार में, दोनों के अपन भार निकालेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है अपने परसेंट वेट बाय वेट, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत की बात करेंगे। और द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हो गया विलयन के 100 भार भागों में, 100 भार भागों में
विलेय के भार भागों की संख्या क्या कहलाएगा? वेट। मतलब अपने पास क्या दिया हुआ है, सपोज करो कि 100 ग्राम विलियन है, ठीक है। अब इस 100 ग्राम विलियन में, टोटल 100 ग्राम विलियन है, इस 100 ग्राम विलियन में मान लो कोई जो विलेय है वो 20 ग्राम मिलाया गया है। कितना मिलाया है? 20 ग्राम मिला दिया। तो अब उस विलियन का वेट बाय वेट परसेंट कितना होगा, या द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया? कितना मिलाया है? 20, तो 20% हो गया। परसेंट 100 के हिसाब से तो निकालेंगे, तो क्या आ गया? 100। यानी यहां कितना आ गया? विलेय का भार बट्टा विलियन का भार इनटू 100, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? परसेंट वेट बाय वेट। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, ये परसेंट वेट बाय वेट आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें कि 100 ग्राम ग्लूकोज, ये 10 ग्राम ग्लूकोज, इस 10% ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज को किस में मिलाया गया है? मैंने मिला दिया 90 ग्राम जल में। याद दिया हुआ क्या है? 10% वेट बाय वेट, एक का 10% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम मैंने पहले पढ़ा था। तो 10% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया कि 10 ग्राम विलेय हैं, 10 ग्राम विलेय को 90 ml विलियन में मिलाया गया है, या विलायक हो गया ये, तो टोटल क्या बन जाएगा? 100 ml बन जाएगा ये, ठीक है। और इधर क्या है? इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम विलेय को 90 ग्राम विलायक में मिलाया गया है, यानी ये बन जाएगा 100 ग्राम टोटल। 10% का ये मतलब हो गया। तो यहां मैं बात कर रहा हूं 10% ग्लूकोज। तो 10% ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल के अंदर क्या गया है? घोला गया है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो ये है वेट बाय वेट की बात। आगे हम बात करते हैं मोल अंश की, ठीक है। अगला क्या है? मोल अंश। और इसको ही क्या कहते हैं? मोल भिन्न भी कहा जाता है, ठीक है। मोल अंश को या फिर मोल भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार क्या है ये मोल भिन्न? मोल भिन्न का मतलब होता है कि कोई भी विलियन है, उस विलियन में 2 अवयव होंगे, उस विलियन में 2 अवयव होंगे। मुख्यतः अपन बात करें क्या अवयव है? विलेय है प्लस क्या है? विलायक है। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है? विलियन बनता है, ठीक है। तो मैं मोल भिन्न की बात करूं तो मोल भिन्न क्या होगा? बात करें सबसे पहले विलेय की, तो अपन मान लेते हैं कि माना विलेय के जो मोल है वो n है, और विलायक के जो मोल है वो कैपिटल N है, ठीक है। तो यहां अपन बात करेंगे x विलेय का मतलब हो गया विलेय का मोल भिन्न या मोल अंश। x मोल अंश है, विलेय लिखा मैंने यानी कि विलेय, या फिर मैं यहां लिख दूं xn, या xn का मतलब क्या हो गया? विलेय के मोल भिन्न। क्या हो जाएगा? विलेय के मोल बटा कुल मोल, विलेय के मोल बटा कुल मोल। और बात करें x कैपिटल N यानी विलायक के मोल की बात करें तो विलायक के मोल बटा कुल मोल। अब बात करें मोल कैसे ज्ञात करेंगे? मोल कैसे ज्ञात करें? तो सपोज मेरे पास 2 अवयव हैं, एक अवयव A है, एक अवयव B है, ठीक है। एक अवयव A है और एक अवयव B है। मुझे निकालना है Na का मतलब क्या हो गया? अवयव A के मोल कितने हैं? अवयव A के मोल, तो अवयव A के मोल का मतलब हो गया भार A बटा अनुभार A, यानी कि जो अवयव दिया हुआ है उस अवयव का भार कितना है बटा उस अवयव का अनुभार कितना है, तो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएंगे किसके? A के। इसी प्रकार NB ज्ञात करेंगे तो WB बटा क्या आ जाएगा? MB। यानी कि बात करूं मोल की तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? भार बटा अनुभार। सीधी सिंपल सी बात,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है मोल भिन्न के बारे में। तो मोल भिन्न क्या है कि कुल विलयन है, उस विलयन में किसी एक अवयव का मोल भिन्न क्या होगा, तो एक अवयव के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को क्या कहते हैं अपन, मोल भिन्न या मोल अंश कहेंगे, मोल भिन्न या फिर मोल अंश कहेंगे। ठीक है, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। एक और बात कि किसी भी विलयन में जितने भी अवयव हैं, किसी भी विलयन में जितने भी अवयव हैं, उन सभी अवयवों के मोल भिन्न का जो योग है वो एक होता है। ठीक है, मान लो किसी विलयन में n अवयव है, कितने अवयव हैं, n अवयव हैं, तो मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस टोटल कितने हैं xn हैं, इन सब को जोड़ दिया तो इन सब की जोड़ किसके बराबर आ जाएगी, एक के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, एक। यानी कि किसी भी विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित हैं उन सभी अवयवों के मोल भिन्न का मान एक होता है, योग क्या होता है, एक होता है। अब यहां मान लेते दो अवयव ही हैं, ठीक है, दो अवयव हैं, विलय है और विलायक है, तो इन दोनों के मोल भिन्नों का योग करेंगे, यानी मैंने कहा xn प्लस xn, ये करके आंसर क्या आ जाएगा, एक आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज ध्यान रखनी, ये क्या है अपने पास, मोल भिन्न है, ये क्या है अपने पास, मोल भिन्न है, मोल भिन्न के बारे में ध्यान रखना है। आगे देखो, हमने मोलरता पढ़ी थी, ठीक है, मोलरता, ठीक है, मोलरता के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे मोललता। एक तो है मोलरता, एक है मोललता, दोनों में फर्क है। ये किसका था, वेट बाय वॉल्यूम मात्रक का एक भाग था, ये वेट बाय वेट का है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें हमने क्या कहा था, विलयन के आयतन में, विलयन के आयतन में विलयन के भार थे, या अब विलयन का आयतन नहीं है, विलयन का भार है, ठीक है। यानी कि देखो मोललता, पहले अपन मोललता की बात करें तो मोललता का फॉर्मूला क्या लिखा था, विलय के मोल, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, ये क्या था, मोलरता। यानी कि विलयन, किसी भी विलयन में उपस्थित आयतन में, विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, या क्या है, विलयन के भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यानी कि यहां क्या आ जाएगा, विलय के भार, सॉरी विलय के मोल, विलय के मोल बटा विलयन का भार। यहां क्या था, लीटर में था ये, ठीक है, यहां क्या होगा, किलोग्राम में होगा, भार आ गया यहाँ पे। सीधी सिंपल सी बात है, दोनों में इतना ही फर्क है। यहाँ क्या था आयतन, यहाँ क्या आ गया, भार। तो हो गया ना वेट बाय वेट पर, ये भी वेट बाय वेट प्रकार का, ये भी वेट, ये वेट बाय वॉल्यूम प्रकार का। फिर मोल अपन कैसे निकालते हैं, मोल अपन कैसे निकालते हैं, यदि यहाँ मैं मोलरता लिखूं, इसका फॉर्मूला लिखें, तो मोल कैसे निकालेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूल वेट, या 100 और सॉरी 1000, और यहां क्या आ जाएगा, विलयन का भार, और ये भार किस में, ग्राम में, ग्राम में होगा तभी तो किलोग्राम में बदलेंगे। भाई किलोग्राम में हो तो 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है विलयन हमेशा ग्राम में दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसको किलोग्राम में अपन कन्वर्ट करेंगे। तो ये मोलरता का बन गया। और यदि यहाँ मोलरता की बात करें तो वेट इंटू 1000 बट्टा अणु भार इंटू यहां क्या आ जाएगा, आयतन इन ml। पता चला क्या अंतर है दोनों में, मोलरता और मोलरता में, वो मोलरता है, ये मोलरता है, तो मोलरता और मोलरता में क्या फर्क है पता चल गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दो चीजें और है, यही बता देता हूं, ppm ppb, ठीक है, ppm और ppb क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, और एक है पार्ट्स पर बिलियन। दो चीजें हो रही है, ध्यान रखना है, क्या चीज है ये, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, यह ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, मोल अंश की बात करें अपन, विलय के मोल अंश,
और कुल मोल अंश की बात करें, जैसे हमने क्या क्या कहा, विलेय के अंश यानी विलेय का भार कितना है बट्टा कुल अंश, कुल भार कितना है इंटू 10⁶, मिलियन का मतलब 10⁶। इसका मतलब हो गया कि 1 मिलियन में पाई जाने वाली विलेय की भार की संख्या, किसमें 1 मिलियन में, और 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया 10⁶, यानी कि 10⁶ में कितने विलेय के भाग हैं उसे अपन क्या कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन, और 10⁹ यानी कि 1 बिलियन, 10⁹ में कितने विलेय हैं, विलेय के भाग हैं उसे क्या कहेंगे पार्ट्स पर बिलियन, यानी यहाँ पे 6 की जगह क्या कर दें 9 कर दें तो वो क्या आ जाएगा पार्ट्स पर बिलियन आ जाएगा। तो ये क्या था अपने पास वेट बाय वेट मात्रक की हमने बात कर दी है। ठीक है, एक और मात्रक है जिसके बारे में ध्यान रखना है, एक मात्रक और है वो है आयतन प्रतिशत। क्या है आयतन प्रतिशत। एक क्या था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक द्रव्यमान प्रतिशत, और एक है आयतन प्रतिशत परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि विलेय और विलेय दोनों क्या है आयतन में, यानी कि 100 ml में, यहां पर क्या बात कर रहे हैं 100 ml में, तो 100 ml किसकी बात कर रहे हैं विलियन, विलियन के 100 ml आयतन में विलेय का आयतन, विलेय का आयतन यानी विलेय का कितना आयतन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा आयतन प्रतिशत। ठीक है, जैसे मैं कहूं 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl, आई बात समझ में, क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 ml HCl हैं वो 90 ml H2O में घुला गया है। HCl का मैंने लिख दिया यहाँ पे जलीय विलयन। ठीक है, अब तो पता चल गया कि जल में घुला गया है। 10% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl का जलीय विलयन का मतलब हो गया 10 ml HCl को किस में घोला गया है 90 ml H2, यानी टोटल कितना बन गया 100 ml विलयन बन जाएगा, 100% बन गया। ठीक है, तो ये क्या है अन्य मात्रक था, एक ध्यान रखना था इसके बारे में, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं कुछ समीकरणों की बात करते हैं, दो समीकरण बता रहा हूं, एक तो मोलरता समीकरण और एक है नॉर्मलता समीकरण, नॉर्मलता समीकरण, दो समीकरणों की बात कर रहे हैं अपन। तो मोलरता समीकरण क्या होगी, यदि अपने पास दो विलयन दिए हुए हैं, ठीक है, दो विलयन है, विलयन 1 और विलयन 2, विलयन 1 में मोलरता दी हुई m1 और आयतन दिया हुआ v1, 2 में m2 और आयतन v2 दिया हुआ हो, ये दो विलयन की बात कर रहे हैं और उस दो विलयन में ये कंडीशन है। और नॉर्मलता की बात करते हैं n1 और इसमें n2 है, ये नॉर्मलता है। तो मोलरता समीकरण क्या बनेगा कि m1 v1 बराबर होता है m2 v2 के, ठीक है, और नॉर्मलता समीकरण n1 v1 बराबर n2 v2 होता है। आगे बात समझ में यहां तक। फिर देखो दो समीकरण और बता रहा हूं कि जो दो विलयन हमने लिए हैं, ये दोनों विलयन क्या है अम्ल और क्षार के हैं, ठीक है, दोनों विलयन क्या है, एक अम्ल है और एक क्षार है। तो उसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, जो टोटल विलयन बनेगा दोनों को मिलाने से जो टोटल विलयन बनेगा, उस टोटल विलयन की बात करें, यानी कि दो अम्लों को या दो क्षारों को मैंने मिला दिया है, किसको, दो अम्ल या दो क्षार मैंने मिला दिए हैं, मिलाने पर इन दोनों को मिलाएंगे तो जो टोटल विलयन बनेगा, उस टोटल विलयन में मोलरता समीकरण क्या आ जाएगा, mv बन जाएगा, मान लेते हैं टोटल बना mv, तो वो हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, या नॉर्मलता की बात करें तो nv आ जाएगा। और यदि अम्ल में क्या मिला दिया है, क्षार मिला दिया है, अम्ल में क्या मिला दिया, क्षार मिला दिया,
तो mv जो है वो m1v1 बराबर m2v2 बराबर हो जाएगा। ये समीकरण आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपन ने बात की थी किसी भी विलयन में सांद्रताओं की, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो सांद्रता है हमने पढ़ी है, इस सांद्रता संबंधित कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसके साथ अपने सांद्रता वाला टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अपन विलेयता यानी विलयन वाले चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। तो देखो अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी बुक्स में और दिए हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। एथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है C2H2O2, ये एथिलीन ग्लाइकोल है और इस एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश यानी कि मोल भिन्न ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? XC2H2O2, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? यदि विलयन में C2H2O2 यानी एथिलीन ग्लाइकोल कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोल भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको ही करना है, तरीका मैं बता देता हूं कैसे करना है। इसको सॉल्व करोगे, करना कैसे है वो बता देता हूं। देखो यहां पे हमें 20% विलियन, देखो टोटल विलियन दिया हुआ है 100%। टोटल विलियन तो कितना होता है? 100% होता है। तो 100 में से एथिलीन ग्लाइकोल कितना है? 20% है। तो यहां पे अपन मानेंगे, भार की बात करेंगे, माना विलियन का भार, विलियन का क्या मान लिया? भार मान लेते हैं, वो है 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम मान लिया। यदि विलियन का भार 100 ग्राम है तो C2H2O2 का भार कितना हो गया? 20 ग्राम। और जल का भार कितना? इसको किस में घोला गया है? जल में। तो जल का कितना हो गया? 80 ग्राम। क्लियर है बात यहां तक? अब मोल भिन्न क्या होगा? देखो यहां मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, C2H2O2, ठीक है। कितना हो जाएगा? देखो मोल भिन्न बात करें तो क्या होगा? इसके मोल यानी C2H2O2 के मोल बट्टा H2O प्लस C2H2O2 के मोल, ये होगी ना मोल भिन्न। मोल भिन्न ऐसे निकालेंगे कि जिसकी मोल ज्ञात करना उस अवयव की मोल बट्टा कुल मोल। मोल कैसे ज्ञात करेंगे? तो मोल मैंने ज्ञात करना बता दिया है। जैसे मैंने मोल ज्ञात करने हैं C2H2O2 के मोल, इसके मोल ज्ञात करने हैं, तो यहां पे क्या करेंगे? C2H2O2 का भार बट्टा इसका अणुभार, ये कर लेंगे। अब इसका भार कितना है? 20 ग्राम। अणुभार निकाल लोगे। अब अणुभार कैसे निकाला जाता है वो यहां बता देता हूं। देखो कार्बन कितने पे आता है? 6 नंबर पे, तो उसका अपन डबल मानते हैं 12। टोटल कितने कार्बन है? 2। फिर ऐड करेंगे हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितने? 2। ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितने? 2। कितने हो जाएंगे? 24 प्लस 2 प्लस 32। अगली बात समझ में? देखो 2 4 4 8, फिर 3 6, 68 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्या आ गया? अणुभार आ गया इसका। तो मतलब करना क्या है? 20/68, तो मोलों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार जल के लिए निकालेंगे, तो जल का 1 × 2 + 16 कितना आ जाएगा? 18। तो इसका कितना आ जाएगा? 80/18, ये मोलों की संख्या आ जाएगी। और फिर क्या करना है? एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आ जाएंगे। इसी प्रकार किसके निकालोगे? जल के मोल भी निकाल दो। तो यहां तो अपन को सिर्फ एथिलीन ग्लाइकोल का ही पूछा है, यदि जल का भी पूछ लें, ठीक है, इसी क्वेश्चन को लो, मैंने कह दिया जल के भी निकालो। अब क्या करोगे? 2 तरीके, एक तो यही तरीका मोल बटा कुल मोल। एक मैंने क्या कहा था कि किसी भी विलयन में जो जितने भी अवयव हैं उन अवयवों के मोल भिन्नों का योग कितना होता है? 1 होता है। यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश प्लस जल के मोल अंश बराबर कितना? 1। तो इसके जो मोल अंश आएंगे उसको 1 में से घटा दोगे तो किसके आ जाएंगे? जल के आ जाएंगे,
ठीक है, 2 तरीके। तो इसको सॉल्व करोगे आगे, ये मैंने बता दिया तरीका करना कैसे है, इसको सॉल्व करोगे और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आप कमेंट करोगे, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा उसका आंसर कमेंट करोगे, किसका, ये दोनों ही आंसर, ठीक है। किसका सही होता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तीनों का तरीका बता रहा हूं, सॉल्व खुद को ही करना है आपको ही, ठीक है। देखो क्या है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलयन में घुला हुआ है, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया हुआ है, NaOH कितना 5 ग्राम और विलयन का आयतन 450 ml, ठीक है। कुछ समस्या होनी नहीं चाहिए। M बराबर क्या होता है, ठीक है। M बराबर क्या होता है, वेट बाय मोलिक्यूलर वेट इनटू यहाँ पे आयतन किसका, विलयन का आयतन और ऊपर 1000, वेट कितना 5 ग्राम, ये 1000, आयतन कितना 450। कमी किसकी है, मोलर द्रव्यमान की, और किसका, सॉरी मोलर द्रव्यमान, हाँ मोलिक्यूलर वेट की, अणुभार की आवश्यकता है। अणुभार किसका होगा, विलय का, और विलय क्या है NaOH, तो NaOH का निकाल दो, कितना Na का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सरल था ये तो, ठीक है। ये क्या आ गया है MW, याद रख दोगे MW का मान, और इसको क्या करोगे सोल्व करोगे, क्या आंसर आएगा कमेंट करोगे, और जो आंसर आएगा वही आपके क्या है मोलरता है, हो जाएगा ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, ठीक है। मोललता ज्ञात करनी, क्या क्या दिया हुआ है, 2.5 ग्राम CH3COOH ये दिया हुआ है 2.5 ग्राम, ठीक है। और बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है 75 ग्राम, और ज्ञात क्या करनी है मोललता, मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ज्ञात क्या करनी है, मोललता ज्ञात करनी है, कर लोगे, कर ही लोगे। यहाँ पे क्या है, मोललता निकालने के लिए क्या करना है, वेट इंटू 1000 बट्टा MW इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा, किसका, विलयन का। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, बेंजीन का विलयन बनाया है, ठीक है। किसका विलयन बनाया, बेंजीन का, तो ये बेंजीन का विलयन कितना दिया हुआ है 75 ग्राम, विलयन का भार कितना है 75 ग्राम, और CH3COH का भार कितना है 2.5 ग्राम। तो ये 2.5 ग्राम मोलर द्रव्यमान किसका, सॉरी मोलिकुलर वेट किसका निकालोगे, इसी का ही निकालना है मोलिकुलर वेट, और यहाँ मान रख देना, आंसर निकाल देना। आंसर क्या कर दोगे कमेंट, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आप भेज देना, ठीक है। तो आज अपन इतनी बात करेंगे, इसके आगे विलेयता शुरू करेंगे टॉपिक, वो अगले वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए, और ढंग से वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।